हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं गाची आकुटा के एपिसोड नंबर 16 को। भाई अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सिटियोनी को देखते हैं जो अपने पोर्टल से सबके ऊपर नजर रखे हुए थी और उन्हें अपनी डायरी में लिख रही थी। और तभी हम डीएस सेंटा और ब्रो सेंटा को देखते हैं जिनके सामने एक रेडर था। डीएस सेंटा उसे घूर रहा था तो ब्रो सेंटा उससे कहता है किसी को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं, और अगर यही आदत रही तो बुढ़ापे से पहले ही तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। तो डीएस सेंटा उसकी तरफ देखने लगता है। ब्रो कहता है जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, हम तो बस खाना खाने निकले थे तो यहाँ कैसे आ पहुँचे, तो इसे बस एंड वक्त पर आया काम समझो, और वैसे भी तुम ही थे जो सबसे पहले पोर्टल में कूदे थे, तुम्हें तो रूडो की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। और ये बात सुनकर डीएस सेंटा अजीब समूह बनाने लगता है। तभी वो रेडर ब्रो सेंटा से पूछता है क्या ये तुम्हारा बच्चा है, तो ब्रो कहता है ऐसा समझ सकते हो, बस हमारा खून का रिश्ता नहीं है। ब्रो सेंटा कहता है मैं तो बस यही चाहता हूँ हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं, अगर हम रात होने से पहले वापस नहीं गए तो डियर को नींद आने लगेगी। तो वो रेडर कहता है अच्छा तो इसका नाम डियर है, तो क्या मैं तुम्हें लिटिल डियर बुला सकता हूँ। ये सुनकर डियर को गुस्सा आ जाता है। रेडर पूछता है कितने साल का है। ब्रो बताता है कि पिछले महीने ही ये 10 साल का हुआ है, 17 सितंबर को। रेडर कहता है मेरा सितंबर 19 है। तो ब्रो कहता है मतलब तुम्हारे बुढ़ापे में एक और साल जुड़ गया। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तो ब्रो उससे पूछता है तो बताओ तुम्हारी कहानी क्या है, तुम दुश्मन तो नहीं लगते, क्या तुम हम लोग से यहाँ पर लड़ने आए हो। तो वो अपना नाम बुंडुस बताता है और कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो यहाँ बस जोडियल के ऑर्डर्स पूरे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आने का एक मकसद है। तो ब्रो कहता है अगर वो मकसद पूरा हो जाए तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। बुंडुस कहता है बिना तुमसे लड़े मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। तभी डियर ब्रो को जमीन पर रोबोटिक फिंगर दिखाता है। फिर बुंडुस अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए, अगर तुम मुझे जानकारी दे देते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे हारने पर तुम्हारे साथ क्या होगा। तो अब बताओ तुम्हारा बॉस आर्का कॉर्वस कौन है। और फिर तभी हम सैम्यू को देखते हैं जो कॉर्वस के पास आकर बताती है रूडो और बाकी के क्लीनर्स और टीम चाइल्ड के 3 मेंबर्स को रेडर्स ने किडनैप कर लिया है। ग्रीस ने हमें ये खबर दी है और ये काम उसी पोर्टल वाली लड़की का है। ग्रीस चाहता है हम उन्हें ढूंढने के लिए लोग भेजें, और बॉस आप अपना चोकर पहना करो, आपको कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कॉर्वस कहता है जितने लोग फ्री हैं उन सबको इकट्ठा करो, मैं पता लगाता हूँ वो कहाँ है, एक काबिल जानकारी देने वाले को मैं जानता हूँ। और तभी हम ब्रो को देखते हैं जो बुंडुस से कहता है आखिर तुम हमारे बॉस के बारे में जानकर क्या करोगे, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। तो बुंडुस कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये सारे सवाल मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ और ये बात उन रेडर को नहीं पता चलेगी। और अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं और तुम भी मेरे साथ यहीं फंसे रहोगे। तो ब्रो उसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तो बुंडुस पूछता है बताओ कॉर्वस का पसंदीदा खाना क्या है। तो ब्रो कहता है शायद मीठा पसंद है उसे। फिर बुंडुस पूछता है उसकी उम्र क्या है, वो मजे के लिए क्या करता है। तो ब्रो कहता है मुझे नहीं पता। फिर बुंडुस पूछता है वो क्लीनर्स के साथ कब से है और क्या तुमने उसे अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए देखा है। ब्रो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, और वो सोचता है कि मैंने सोचा था इसके सवालों के जवाब देकर मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये तो बेतों के सवाल करके मुझे फंसा रहा है। और तभी बुंडुस कहता है अब मेरी बारी है तुम्हारे सवाल का जवाब देने की, अगर तुम लोग हमसे हार गए तो हम तुम्हें ट्रैश बीस को खिला देंगे। पता नहीं तुमने देखा है या नहीं, हम रेडर्स कुछ ट्रैश बीस को बनाने में कामयाब हो गए हैं। ब्रो ये सुनकर थोड़ा शॉक था कि उसने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। तो बुंडुस कहता है तुम्हारी दी गई जानकारी मेरी दी गई जानकारी के बराबर थी, तुम्हारी जानकारी के बदौलत मुझे कॉर्वस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है, क्योंकि कॉर्वस एक बहुत रहस्यमय इंसान है और उसे मीठा खाना पसंद है। इससे मुझे ये तो पता चल गया है कि वो एक इंसान ही है, मगर उसने अपना असली रूप छिपा रखा है। इसके बाद हम जेबर को देखते हैं जो जानका से कहता है चलो अब मुझे तुम अपना असली रूप दिखा भी दो। जैन का मेरे दोस्त, उसे और छिपाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालो, क्या फर्क पड़ता है कौन क्लीनर है और कौन रेडर, बस मुझे तुम अपने अंदर की हैवानियत दिखाओ। बॉस के बाद एक तुम ही तो हो जो मुझे बेदर्दी से पीट सकता है। और इधर जैन का जिसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर हम जोडियल को देखते हैं जो कह रहा था कि जानवर बहुत रहस्यमय होते हैं, वो अपने माहौल में ढलने के लिए अपना रूप बदल लेते हैं। कभी कभी ग्राउंड से फेंके गए कचरे में ऐसे जानवरों की बॉडीज होती हैं जो कभी ग्राउंड पर देखी भी नहीं गई हो। हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं हमारे अंदर उसी तरह की इंसानियत आ जाती है। मैं एक ग्राउंडलिंग हूँ, तुम एक स्पेरॉइड, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम दोनों की आंखों में एक जैसी आग है। जेबर ने मुझे बताया था कि हम दोनों से एक जैसी महक आती है, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब था। तो रूडो कहता है अच्छा तो तुम मुझे सच में मिलना चाहते थे, सब बकवास है। अगर तुम सच में चाहते थे कि स्पेयर को तबाह करने वाले प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम सीधा मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन मैं किसी के कहने पर वो नहीं करने वाला हूँ। मैं उन कमीनों को मारने के लिए स्पेयर पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ, और हमारे एक जैसे होने का दिखावा मत करो और बाकी क्लीनर्स को इन सब से दूर रखो। तभी जोडियल कहता है रूडो क्या तुम्हें पता है कुछ ग्राउंड पर रहने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेयर से गिरने वाले कचरे की पूजा करते हैं। वो लोग स्पेयर से गिरने वाले कचरे को एक आशीर्वाद की तरह देखते हैं, चाहे वो उस कचरे में दबकर मर ही क्यों न जाए। ये चीज दूसरों को अजीब लग सकती है, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही पता हो तो तुम्हें ये नॉर्मल लगेगा और फिर ये कॉमन सेंस बन जाता है। और अगर तुम इससे लड़ने की कोशिश करते हो तो तुम दूसरों की नजर में बुरे बन जाते हो। ये सुनकर रूडो को स्पेयर की याद आ जाती है, जहाँ लोगों को पिट में फेंकना एक कॉमन सेंस की बात थी जिसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। जोडियल कहता है
है ये एक बीमारी की तरह है जो एक से दूसरे में फैलती है, लेकिन लोगों को इससे बाहर निकालने का एक तरीका है उनके सिस्टम को एक शॉक देना। और इतना कहते ही जोडियल एक कॉकरोच खा लेता है और कहता है ये शॉक बड़े काम के होते हैं, ये उनकी असली फितरत को सामने लाते हैं। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हो चुका है, उस शॉक से जो तुम्हें जेबर ने दिया था, जिसकी वजह से तुम अपनी पावर्स यूज करने लगे थे, और इस वक्त जेबर जिससे लड़ रहा है उसमें से भी कुछ बाहर निकालने की जरूरत है, या फिर वो शॉक उसके लिए बहुत ज्यादा होगा और फिर वो मारा जाएगा। और फिर हम ज़ैनका को देखते हैं जो जेबर के ऊपर अटैक करने वाला था, और ज़ैनका सोच रहा था कि जेबर एक नेचुरल टैलेंटेड वाला बंदा है और मुझ जैसा एक आम इंसान इसे हरा नहीं सकता। और हर कोई यही बोलता है कि आम इंसान एक नेचुरल टैलेंट को नहीं हरा सकता, लेकिन असली मजा तो इस बात को गलत साबित करने में है। और तभी उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जेबर उसके ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देता है, लेकिन ज़ैनका सिर्फ उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था और ज़ैनका जेबर के ऊपर भारी पड़ रहा था। जेबर के अटैक की वजह से वहाँ धूल का बवंडर बन जाता है, जिसके अंदर से छुपकर जेबर ज़ैनका के ऊपर अटैक कर रहा था और ज़ैनका बस उसके हमलों से किसी तरह बच रहा था। लेकिन तभी जेबर ज़ैनका के ऊपर एक खतरनाक अटैक करके उसको एक जोरदार लात मारता है, जिससे ज़ैनका दूर जाकर गिरता है। लेकिन ज़ैनका हार नहीं मानता और उसके ऊपर उठकर पलटवार कर देता है, लेकिन जेबर उसे अपने पंजे से मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे ज़ैनका जमीन पर गिर जाता है और जेबर अपने पॉइजन वाले पंजे को ज़ैनका के अंदर घुसा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो क्या अब ज़ैनका जेबर के पॉइजन की वजह से मर जाएगा? ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल द गोजो एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।